डीमन किंग से लड़ाई के बाद और एक एक्सप्लोजन होने के बाद हमारी सीरीज का एमसी जिसका नाम की ज़ेत्सु था वो किसी नए वर्ल्ड में ही इसेकाई हो चुका था और अब वो यहाँ पर आकर एक स्टूडेंट बन चुका था। वो क्लासरूम में बैठे बैठे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार वहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा होगा। लेकिन तभी उसके पास उसकी एक पुरानी दोस्त जिसका नाम की यूई था वो वहाँ पर आती है और उसे बातचीत करना शुरू करती है। दरअसल ज़ेत्सु और यूही पुराने दोस्त थे। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं जहाँ पर की यूही उसे बोलती है ज़ेत्सु तुम्हारे बाल काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उसे काट भी सकती हूँ। लेकिन ज़ेत्सु ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और इस वक्त ज़ेत्सु से बातें करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो ये बिल्कुल भी चाहता था कि पूरी की पूरी स्टूडेंट्स और बाकी क्लास वाले उन लोगों का मजाक उड़ाए कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे। और ज़ेत्सु तो इस वर्ल्ड में रहकर थोड़ा बहुत सैड भी था। लेकिन तभी अचानक से वेदर पूरी के पूरी तरीके से खराब हो चुका था। अचानक से उन लोगों के क्लासरूम के नीचे एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो चुका था और ये देखकर यूही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ज़ेत्सु को पता था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। अचानक से जैसे ही वो लोग अपनी आंखों को खोलते हैं अचानक से वो सभी के सभी बच्चे किसी नए वर्ल्ड में इसेकाई हो चुके थे। वो सभी बच्चे इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे सिवाय ज़ेत्सु के, क्योंकि उसने पहले इस चीज को अनुभव कर लिया था और अब वो कहीं ना कहीं इसेकाई होकर अपने आप को काफी ज्यादा खुश मानता है। और अब ज़ेत्सु को लगता है कि वो वापस से किसी नए वर्ल्ड में समन हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से पीछे से वहाँ पर कुछ डिमोनिक नाइट्स उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और ज़ेत्सु उन लोगों में से आने वाली कर्ज एनर्जी को सेंस कर रहा था जो कि काफी खतरनाक थी। और यहाँ तक कि ज़ेत्सु के पास अभी तक कोई भी पावर नहीं थी। अचानक से उनमें से एक डिमोनिक नाइट आगे बढ़ना शुरू करता है जिससे कि अब सभी के सभी बच्चे कहीं दूर भाग चुके थे। उन्हीं में से एक डिमोनिक नाइट ज़ेत्सु की आगे और बढ़ना शुरू कर लेता है ताकि वो उसे खत्म कर पाए। लेकिन तभी वहाँ पर यूकी आकर उसे गले से लगा देती है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। अचानक से वो डिमोनिक नाइट उन लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ज़ेत्सु अपनी सिर्फ और सिर्फ एक उंगली से ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और यूकी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी और अचानक से वहाँ पर कुछ और ह्यूमन की आर्मी उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी। वो सभी की सभी ह्यूमन की आर्मी उन डिमोनिक नाइट्स पर अटैक करना शुरू कर लेती है। और वहीं हम उन बच्चों को देखते हैं उन लोगों को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार यहाँ पर चल कर रहा है, इसीलिए वो दूर से ही पूरे के पूरे नजारे को देख रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों के पीछे वहाँ पर कमांडर एल्का अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो उन लोगों को बोलती है अब तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर आ चुकी है, जल्दी से तुम लोग सेफ्टी की ओर आगे बढ़ो। और जब ज़ेत्सु से देखता है तो वो उसे पहचान चुका था और अब अचानक से तभी वहाँ पर रॉयल नाइट ग्लेन भी वहाँ पर आ चुका था। वो अपने मैन को कमांड देता है उन लोगों को खत्म करने के लिए। हम ग्लेन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और डिमोनिक नाइट को खत्म कर देता है और एल्का भी अपने आइस मैजिक का यूज करके उन लोगों को खत्म कर देती है। और यूही तो उन लोगों की स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। इसके बाद वो सभी के सभी बच्चे दौड़ते दौड़ते सिटी में आ चुके थे जहाँ पर कि उन लोगों को किंग मिलता है और किंग उन लोगों को बोलता है हमारे किंगडम में डीमंस ने वापस से इन्वेड कर दिया है जिसकी वजह से कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन 5 साल पहले सेम ऐसी चीज हुई थी और यहाँ पर हमने हीरोज को समझ किया था और लगता है वापस से ये चीज हो रही है। इसका मतलब कि ये मिरेकल है, लेकिन इस बार हम लोग डीमंस को खत्म कर लेगी। और क्वीन भी उन लोगों को बोलती है कि उन लोगों को डीमंस को हराने के लिए उनकी जरूरत पड़ने वाली है। और अब कहीं ना कहीं वो हीरोज भी उन लोगों की बातों को मान जाते हैं क्योंकि अब उन लोगों के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। इतने में हम यूही और ज़ेत्सु को देखते हैं। ज़ेत्सु यूही के पास आता है और वो उसे बोलता है यूही चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें सेफ रखूंगा। और अब सभी बच्चे ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। रॉयल कमांडर ग्लेन उन लोगों को कॉम्बैट सिखाना शुरू करता है और एल्का उन लोगों को मैजिक सिखाना शुरू करती है। लेकिन सभी बच्चे मैजिक नहीं कर पाते सिवाय यूही के, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास मैजिक को लेकर थोड़ा बहुत टैलेंट बचा था। और ज़ेत्सु का तो ट्रेनिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए वो घूमना शुरू करता है। लेकिन तभी उसके पास वहाँ पर रॉयल कमांडर एल्का अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो थोड़ी देर तक बातें करती है लेकिन तभी एल्का उसे बोलती है तुम्हारा एटीट्यूड मुझे सैम 5 साल पहले वाले हीरो की याद दिलाता है। पर एल्का भी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस हीरो की वो बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि ज़ेत्सु ही था। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी एल्का को अब उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि ज़ेत्सु काफी ज्यादा ईगो वाला बंदा था। वो उसे बोलती है तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाना होगा, लेकिन ज़ेत्सु उसकी बातों को रिफ्यूज कर देता है जिससे कि एल्का काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। इतने में हम एल्का को देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधा ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी ज़ेत्सु भी उसके अटैक को बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है और पीछे से उसके बम पर एक पट करके मारता है जिससे कि एल्का काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। लेकिन तब उसने ज़ेत्सु को रिकॉग्नाइज कर लिया था। उसे पता चलता है कि ज़ेत्सु कोई और नहीं बल्कि वही हीरो है जो कि 5 साल पहले यहाँ पर आया था। वो उसके सामने घुटने टेक कर नीचे बैठ जाती है और अब वो उसे माफी मांगना शुरू करती है। हम एल्का को देखते हैं और अब वो ज़ेत्सु के प्यार में एकदम
पागल हो चुकी थी वो उसे सॉरी बोलने के लिए खुद चेयर बनती है और ज़ेत्सु को अपने ऊपर बिठा देती है। लेकिन अब वो ज़ेत्सु को बोलती है कि वो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है और यहाँ तक कि उसकी बॉडी साइज और बाकी चीजें भी काफी अजीब हो चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉयल कमांडर ग्लेन भी अब वहाँ पर आ चुका था और जब वो एल्का और ज़ेत्सु को इस प्रकार में देखता है तो वो भी कहीं न कहीं शॉक्ड हो चुका था। अब एल्का उसे बताती है कि जो ज़ेत्सु है वो कोई और नहीं बल्कि 5 साल पुराना हीरो है, जिससे कि अब ग्लेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो दौड़ते दौड़ते उन लोगों की पुरानी दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम की थिया था और दरअसल पहले ही थिया को इसके बारे में पता चुका है कि वहाँ पर ज़ेत्सु आ चुका है क्योंकि उसकी मैजिकल प्रेजेंस और बाकी चीजें काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और अब वो सभी पुराने दोस्त आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। वो उसे पूछते हैं कि आखिरकार उस फाइनल बैटल के बाद जो कि टोमा के साथ हुई थी आखिरकार ज़ेत्सु कहाँ पर निकल गया था। वो नई दुनिया में रिबॉर्न तो हो चुका था लेकिन उसके पास अपनी पास्ट की काफी ज्यादा मेमोरीज थी और साथ साथ में ही मैजिकल पावर्स भी, जिससे कि थिया को पता चलता है कि अगर ज़ेत्सु जिंदा है तो हो सकता है कि टोमा भी कहीं न कहीं जिंदा होगा, जिससे कि सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन तभी ज़ेत्सु उन लोगों को बताता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि जिन डिमोनिक नाइट्स ने हम लोगों पर अटैक किया था मुझे उनमें से टोमा की कर्ज एनर्जी फील हो रही थी, जिससे कि सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि टोमा के पास भी काफी ज्यादा अमाउंट में डार्क माना होता है और वो काफी खतरनाक भी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर दौड़ते दौड़ते गार्ड आता है और वो ग्लेन को बोलता है मास्टर ग्लेन आपको किंग बुला रहे हैं और अब वो लोग किंग के पास मिलने के लिए निकल जाते हैं। किंग और बाकी लोग आपस में मीटिंग करते हैं और अब वो लोग डिसाइड कर देते हैं कि वो लोग डीमन किंगडम पर खुद ही अटैक करने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रॉयल नाइट ग्लेन इस चीज को रिजेक्ट कर देता है और वो बाकी लोगों को बताता है कि इस वक्त उनके हीरोज काफी ज्यादा नूब है और उन लोगों के पास कोई भी पावर नहीं है और इसीलिए उन लोगों को थोड़े टाइम बाद ही डीमन रेल्म पर अटैक करना होगा। लेकिन तभी क्वीन वहाँ से बोलती है हम ऐसा नहीं करेगी क्योंकि भगवान ने हमारे लिए हीरोज को यहाँ पर समन करवाया है और जरूर ये डिवाइन पावर से कोई ना कोई आदेश है। और अब बेचारा ग्लेन भी कुछ भी बोल नहीं पाता। हम देखते हैं कि किंग और बाकी लोग अब डीमन रेल्म को खत्म करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। वो बाकी लोगों को बोलता है जो कुछ भी मुझे उस हीरो ज़ेत्सु ने बोला था वो सब कुछ गलत है, हमें उन डीमन के साथ समझौता नहीं बल्कि उन लोगों को खत्म करना चाहिए। और वहीं हम लोग यूही को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड में रहकर आराम से ट्रेनिंग करना शुरू करती है। लेकिन तभी पीछे से अब वहाँ पर ज़ेत्सु भी आ चुका था। ज़ेत्सु से बोलता है यूही तुम तो काफी ज्यादा कमाल कर रही हो और यूही भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। उसे ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था लेकिन फ्यूचर में जाकर उसे इस पावर का यूज किसी को मारने के लिए करना पड़ सकता है जिसके लिए कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रात के समय ज़ेत्सु और उसके बाकी के फ्रेंड्स इकट्ठा होते और आपस में मीटिंग करते हैं जहाँ पर कि ग्लेन लोगों को बताता है कि अब किंग ने डिसाइड कर दिया है कि वो लोग अकेले ही डीमन रेल्म में जाकर उन लोगों को खत्म करने वाले हैं। लेकिन तभी ज़ेत्सु उन लोगों को बोलता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं अकेले ही डीमन रेल्म में जाऊंगा और टोमा का पता करके उसे खत्म कर लूंगा क्योंकि उन सभी लोगों को पता था कि जो भी टोमा है उसके पास काफी ज्यादा पावर है और किंग और बाकी लोग उसका सामना कभी भी कर नहीं पाएगी। लेकिन तभी ज़ेत्सु के फ्रेंड उसे बोलते हैं ठीक है ज़ेत्सु तो फिर हम लोग भी तुम्हारे साथ आने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। लेकिन वो सभी को ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। ज़ेत्सु उन लोगों को बताता है कि वो अकेले ही टोमा से मिलेगा और उसे खत्म कर लेगा लेकिन उससे पहले उन लोगों को ज़ेत्सु के वेपन को ढूंढ कर लाना होगा। इसीलिए वो सभी लोग कैसल में इन्वेट करते हैं और अपनी हिडन मैजिक की हेल्प से आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पर क्यों लोगों को अपने पुराने दिन याद आते हैं क्योंकि वो लोग इसी प्रकार से अपने पुराने दिनों में एडवेंचर किया करते थे। और तभी एल्का एक गार्ड को पीट पीट कर बेहोश कर लेते हैं और अब वो लोग उस गार्ड को स्टोरेज एरिया में फेंक देते हैं। अब वो लोग स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ पर कि ज़ेत्सु को फाइनली अपनी पुरानी स्वॉर्ड मिल चुकी थी। लेकिन अब बाकी गार्ड्स को ज़ेत्सु और बाकी लोगों की तरकीब के बारे में पता चुका था इसीलिए वो लोग हाई अलर्ट में जा चुके थे जहाँ पर कि एल्का इस बात के लिए अपोलोजाइज भी करती है। लेकिन तभी थिया एल्का को बोलती है एल्का तुम्हें ज़ेत्सु के साथ जाना होगा और अब कहीं न कहीं एल्का भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा ही खुश हो चुकी थी। ज़ेत्सु से घसीट कर बाहर ले आता है क्योंकि उन लोगों को जल्द से जल्द डीमन किंगडम में जाना होगा और वहाँ पर डिमोनिक नाइट्स और टोमा को खत्म करना होगा। और अब वो लोग कैसल के एज पर आ चुके थे जहाँ पर कि एल्का और ज़ेत्सु आपस में बातें करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर यूही अब वहाँ पर आ चुकी थी और जैसे ही वो ज़ेत्सु को देखती है वो थोड़ी बहुत इमोशनल हो चुकी थी। लेकिन तभी ज़ेत्सु उसे बोलता है यूही तुम बस यहीं पर मेरा इंतजार करना क्योंकि मैं डीमन को खत्म करके तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वापस आऊंगा। लेकिन यूही इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती। अब उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि वो कैसे भी करके ज़ेत्सु के साथ उसके साथ जाना चाहती थी। लेकिन ज़ेत्सु उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि यूही के पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है और अब यूही भी उसकी बात को मान चुकी थी। लेकिन तभी वो ज़ेत्सु को बोलती है ज़ेत्सु प्लीज अपनी आंखों को बंद करो। ज़ेत्सु अपने मन में सोचता है कि आखिरकार यूही उसके साथ क्या करने वाली है इसीलिए वो आंखों को बंद कर लेता है। अचानक से यूही उस पर एक बार में ही फायर और विंड स्पेल का यूज कर देती है और उसके बालों को काट डालती है। यूही मैं सब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि
मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। ज़ेत्सु, मैं भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और अब वो उसे गुड बाय कहते हुए उसके माथे पर थोड़ा बहुत मार देता है और वो उसे बोलता है जब तुम मेरे इस अटैक को डॉज कर लोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और अब कहीं ना कहीं यूई भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और अब ज़ेत्सु उन लोगों को बाय बोलकर अकेले ही अपनी जर्नी पर निकल जाता है। लेकिन तभी हम लोग पास के एक सीन को देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा दुकानदार जो कि ज्वेलरी का काम करता था उसके पास एक अजीब सा एडवेंचर आता है और वो उसे बोलता है आखिरकार इसकी प्राइस क्या है। लेकिन वो बूढ़ा दुकानदार उस चीज को बेचने के लिए साफ साफ मना कर देता है और वो उसे बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं, एक आर्टिस्ट का प्राइड बाकी चीजों से उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और वो दुकानदार उस ब्रोच को सेल करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। लेकिन तभी हम लोग उस यंग एडवेंचर को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि पास्ट में ज़ेत्सु ही होता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि ज़ेत्सु अपने जेब में से कुछ गोल्ड कॉइंस को निकाल देता है जिससे कि अब उस दुकानदार की नीयत भी फिसल चुकी थी और वो चुपचाप ज़ेत्सु को उस चीज को बेच देता है। ज़ेत्सु के जाने पर उसकी पोती उसे बोलती है दादा आपके प्राइड को क्या हुआ। लेकिन वो दुकानदार उसे बोलता है हाँ, आर्टिस्ट के लिए प्राइड सबसे ऊपर आता है लेकिन प्राइड के ऊपर जो चीज आती है वो होती है पैसे। और अब उस बूढ़े आदमी की मौत हो चुकी थी। मौत के बाद उसकी पोती जिसका नाम की रूरी था वो शॉप को संभालने लगती है। हम रूरी को देखते हैं जो कि रात के समय अपनी वैगन में बैठकर एक ब्रोच को डिलीवर करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी रात के समय एक वुल्फ मॉन्स्टर आकर उसकी वैगन पर अटैक कर देता है जिससे कि वो ब्रोच दूर जाकर गिर जाता है। रूरी उस चीज को चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है कि उस ब्रोच को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी पीछे से वापस से वो वुल्फ मॉन्स्टर उसके पीछे ही खड़ा था और अब रूरी अपनी मौत को अपने सामने देखती है। लेकिन तभी कहीं से वहाँ पर ज़ेत्सु वहाँ पर आकर उस वुल्फ मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और वो उस बच्ची से बोलता है बच्ची तुम ठीक तो हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसके लिए कितने पैसे दूं? लेकिन तभी ज़ेत्सु बोलता है कि पैसों से बढ़कर भी कोई चीज होती है और उसे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं। और जब रूरी ज़ेत्सु को देखती है तो उसे कहीं ना कहीं अपना पास याद आता है। बच्ची वैसे तुम कहाँ जा रही थी? दरअसल मुझे इस चीज को डिलीवर करना है और मेरे पास बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं है अपने आप को गार्ड रखने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें काफी अच्छा खासा पे कर सकती हूँ, प्लीज मेरे गार्ड बन जाओ। लेकिन ज़ेत्सु से बोलता है कि उसकी और भी कोई काम है और वो उसके साथ नहीं आ सकता। पर रूरी उसके सामने काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है और वो उसे बोलती है कि उसे इस पैकेज को काफी ज्यादा दूर पहुँचाना है और जिसमें कि उसे उसकी मदद चाहिए। और अब ज़ेत्सु भी उस चीज को मान चुका था और अब वो लोग घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन रूरी इस चीज से काफी ज्यादा उदास थी कि उसे अपने पीछे काफी ज्यादा सामान को छोड़ना पड़ा है। लेकिन तभी ज़ेत्सु से बोलता है वैसे इस पैकेज में क्या है। लेकिन रूरी उसे बताने से मना कर देती है और बताती है कि ये चीज काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। कुछ देर तक चलने के बाद अब वो लोग फाइनली पोर्ट टाउन तक पहुंच चुके थे क्योंकि यहाँ पर रूरी को कोई शिप को रेंट पर लेना होगा और आगे जाकर उसे डिमोनिक कॉन्टिनेंट में जाना होगा ताकि वो अपने ब्रोच को वहाँ पर डिलीवर कर पाए। आगे वो पोर्ट टाउन में घूमना शुरू कर लेते हैं और पोर्ट टाउन सच में काफी ज्यादा बड़ा था। जब ज़ेत्सु पोर्ट टाउन को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। इसीलिए वो रूरी से बोलता है रूरी क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार पोर्ट टाउन इतना डेवलप क्यों हो गया। आगे जाकर अब रूरी उसे बताना शुरू करती है कि 5 साल पहले जब डिमोनिक लोगों में और ह्यूमन लोगों में समझौता हुआ था तो लोगों की ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए सभी के सभी टाउन और बाकी की चीजें काफी ज्यादा ग्रो होनी शुरू हो चुकी थी। आगे जाकर अब वो एक डॉक नामक कैप्टन से मिलते हैं जिसकी एक शिप थी। रूरी उसे बोलती है प्लीज क्या हम लोग डिमोनिक कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं। लेकिन डॉक ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अब जो कोई भी शिप थी जो कि डिमोनिक कॉन्टिनेंट में जाने के लिए रेडी थी अब उन लोगों ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया है और सभी शिप अब डिमोनिक कॉन्टिनेंट में जाने के लिए एकदम कैंसिल हो चुकी है क्योंकि डीमंस और ह्यूमन लोगों के बीच पहले ही वॉर डिक्लेयर हो चुकी थी। इसीलिए सभी लोग उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं। और जब रूरी को इस बात का पता चलता है तो वो जोर जोर से रोना शुरू करती है। लेकिन वो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करती। वो हर एक बंदरगाह पर जाकर डिफरेंट शिप के मालिकों से पूछना शुरू करती है कि क्या वो लोग डिमोनिक कॉन्टिनेंट में जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन सभी उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। दूर खड़ा ज़ेत्सु ये सोच रहा था कि आखिरकार क्या उसे रूरी की हेल्प करनी भी चाहिए या फिर नहीं। आगे हम रूरी को देखते हैं जो कि शिप ढूंढना शुरू करती है ताकि वो कैसे भी करके डिमोनिक कॉन्टिनेंट में जा पाए। लेकिन तभी उसके सामने कुछ नाइट्स अब वहाँ पर आ चुके थे और वो लोग रूरी को बोलते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रूरी उन लोगों को अपने पासपोर्ट को दिखाती है कि उसे डिमोनिक कॉन्टिनेंट में जाना है और वो एक ट्रेडर है। लेकिन जब नाइट लोग उसे ऐसा करते हुए देखती है तो वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो लोग उसकी बैग की चेकिंग करना शुरू करते हैं ताकि उन लोगों को पता लग पाए कि आखिरकार इसके अंदर है तो है क्या। लेकिन रूरी उसकी जांच पड़ताल करने से मना कर देती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ज़ेत्सु वहाँ पर आ जाता है और वो नाइट को ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन जब वो नाइट ज़ेत्सु को देखती है तो वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। ज़ेत्सु उन लोगों को बोलता है मैं इस बच्चे का गार्ड हूँ, तुम्हें से क्या काम है। और नाइट उन लोगों को बोलते हैं कि जो कोई भी ट्रेडिंग ह्यूमन कॉन्टिनेंट और डिमोनिक कॉन्टिनेंट के बीच
बीच में होने वाली थी वो सब कुछ कैंसिल हो चुकी है और यहाँ तक कि वो लोग ज़ेत्सु से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर लोगों की भीड़ होने के कारण अब वो नाइट्स वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग रूरी को देखते हैं और जब वो ज़ेत्सु को अपने साथ लेते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, इसीलिए वो शाम के समय ट्रीट के तौर पर उसे थोड़ी बहुत ब्रेड और सैंडविच को खिला देती है। वो उसे बोलती है, ज़ेत्सु तुम्हें परमिट के बारे में कैसे पता चला? ज़ेत्सु अपने मन में सोचता है कि उसके निकम्मे दोस्त ने पहले ही उसे इन चीजों के बारे में बता दिया था और अब रूरी थोड़ी बहुत घबरा चुकी थी क्योंकि अब वो अपने सामान को डिमोनिक कॉन्टिनेंट में डिलीवर नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी ज़ेत्सु उसे बोलता है, डरने की कोई बात नहीं क्योंकि मैं भी डिमोनिक कॉन्टिनेंट में जा रहा हूँ और अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और रूरी भी अब इस चीज को एक्सेप्ट कर देती है। रात के समय वो लोग एडवेंचर गिल्ड के इन में रुकते हैं जहाँ पर कि सबसे पहले ज़ेत्सु बात को लेता है और वो रूरी को बोलता है, रूरी अब तुम्हारी बारी। और रूरी को भी अब ज़ेत्सु पर भरोसा हो चुका था, इसीलिए वो उसे उस ब्रोच को दिखा देती है कि आखिरकार वो डिमोनिक कॉन्टिनेंट में किस चीज को ले जा रही है। और जब ज़ेत्सु उस चीज को देखता है तो उसे अपना पास्ट याद आता है क्योंकि ये पास्ट में उसने ही खरीदा था और जिस चीज को देख कर वो थोड़ा बहुत शॉक्ड हो चुका था। और इतने में ही रूरी उसे बताती है कि ये काम उसके ग्रैंडफादर का लास्ट काम था, लेकिन इससे पहले वो इस चीज को डिलीवर कर पाते वो टपक गए थे। और अपने अंतिम समय में उसके ग्रैंडफादर ने उसे बोला, रूरी चाहे जो भी हो जाए मेरी इस आखिरी चीज को डिमोनिक कॉन्टिनेंट में दे के आ जाओ। और अब रूरी भी इस चीज को मान जाती है, इसीलिए वो नहाने के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी वो ज़ेत्सु को बोलती है, ज़ेत्सु कहीं तो मेरे पैसे मत चुरा देना। और अब रूरी भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश थी कि ज़ेत्सु उसके साथ डिमोनिक किंगडम के लिए आ रहा है। लेकिन तभी हम लोग ज़ेत्सु को देखते हैं जो कि उस ब्रोच पर अपने मैजिक का यूज करता है और उसे पता चलता है कि उस ब्रोच पर में से प्रोटेक्शन मैजिक किसी ने हटा दिया है और पास्ट में इस ब्रोच को ज़ेत्सु ने किसी को तो दे दिया था। और अब ज़ेत्सु को उस आदमी की फिक्र होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी हम लोग नाइट्स को देखते हैं और अब वो लोग एडवेंचर गिल्ड की इन में भी आ चुके थे ताकि वो लोग जल्द से जल्द रूरी और ज़ेत्सु को ढूंढ पाए। वो नाइट अब उनके रूम की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब रूरी उन लोगों को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। लेकिन ज़ेत्सु को इन सब का अंदाजा पहले से हो चुका था, इसीलिए वो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार था। वो जल्द से जल्द रूरी को अपनी गोद में उठाकर बाहर उड़ी मार देता है। वो आगे बढ़ता है लेकिन तभी वहाँ पर कुछ नाइट्स वहाँ पर आ चुके थे। लेकिन ज़ेत्सु एक बार वापस से उड़ी मारकर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। इतने में हम लोग कुछ नाइट्स को देखते हैं जो कि उसके पीछे आ रहे थे। ज़ेत्सु रूरी को बोलता है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे पीछे आओ। उनके पीछे नाइट्स थे और आगे समंदर था, यानी कि अब वो पूरी की पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके थे। लेकिन तभी ज़ेत्सु उसे बोलता है, बस तो मेरे पीछे आना। ज़ेत्सु रूरी को लेकर ओशन के ऊपर जंप मार देता है। लेकिन तभी अचानक से ज़ेत्सु के नीचे से एक सी सरपेंट बाहर आ चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि लिवाई था। और जब नाइट्स लोग इस विजुअल को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को लग रहा था कि वो कोई ड्रीम देख रहे हैं और यहाँ तक कि रूरी भी उस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो लोग खुद सी गॉड की सवारी कर रहे हैं। आगे अब वो लोग फाइनली डिमोनिक कॉन्टिनेंट तक पहुंच चुके थे। लिवाई और बाकी लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों पर एक जायंट स्क्विड अटैक कर देती है। हम लिवाई और उस जायंट स्क्विड की फाइट को देखते हैं और जब ज़ेत्सु इस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था क्योंकि उसने पहली बार सी गॉड और स्क्विड की फाइट देखी थी। लेकिन तभी वो स्क्विड उसके मुंह को काला कर देती है जिससे कि ज़ेत्सु को काफी ज्यादा हंसी भी आती है। हम वापस से लिवाई को देखते हैं और अब वो फाइनली अपने ह्यूमन रूप में वापस आ चुकी थी। वो जैसे ज़ेत्सु को देखती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए वो उसे डांटना शुरू करती है। वो उसे बोलती है, ज़ेत्सु तुम पिछले 5 साल से कहाँ थी और 5 साल बाद तुमने मुझे याद किया और वो भी सिर्फ और सिर्फ सवारी के लिए। और ज़ेत्सु उससे इस बात के लिए माफी मांगता है और वो उसे पूछती है कि उस जायंट स्क्विड को हराने के लिए उसने उसकी मदद क्यों नहीं ली, लेकिन उसके पास कोई भी आंसर नहीं था। इतने में ही रूरी लिवाई को बोलती है, आखिरकार हम लोग इस स्क्विड के साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन तभी लिवाई बोलती है, इसे ज़ेत्सु खुद निपट लेगा। आगे हम ज़ेत्सु को देखते हैं जो कि सबके लिए स्क्विड ड्रिंक को बना लेता है और जब सभी लोग स्क्विड ड्रिंक को खाते हैं तो उन लोगों को वो डिश काफी ज्यादा डिलीशियस लगती है। पर लिवाई बताती है कि उसे डिश थोड़ी कच्ची पसंद है। और अब वो लोग फाइनली डीमन कॉन्टिनेंट तक तो पहुंच चुके थे और जहां जाकर लिवाई उन लोगों को बताती है कि डीमन कमांडर कैसल इस पहाड़ी के पीछे है और वहीं पर रूरी को डिलीवरी देने के लिए भी जाना होगा। और जब रूरी को इस बात का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं था कि उसे डीमन कमांडर के पास जाना होगा और वो भी डिलीवरी के लिए। और लिवाई को ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगती है कि कोई ह्यूमन डीमन के पास जा रहा है और वो भी डिलीवरी करने के लिए, जिस बात को सुनकर कि अब रूरी भी थोड़ी बहुत घबरा चुकी थी। लिवाई बाद में जाकर उसे बताती है कि डीमन लॉर्ड का नाम डेज है और वो इस पूरे डीमन कॉन्टिनेंट की सबसे खतरनाक डीमन है। और जब रूरी को डीमन लॉर्ड डेज के बारे में बदलता है तो वो काफी शॉक्ड हो चुकी थी, यहाँ तक कि लिवाई उसे डीमन लॉर्ड के बारे में और ज्यादा बातें बताना शुरू करती है। और अब इतना कहने के बाद लिवाई वहाँ से निकलने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। लेकिन तभी ज़ेत्सु से ऐसा करने से साफ साफ मना
कर देता है और वो उसे बोलता है क्या तुम हमारे साथ नहीं रुक सकती। और लिवाई को इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि 5 साल पहले जब ज़ेत्सु गायब हो चुका था तो वो उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से निकल चुका था। और जब उसने 5 साल बाद लिवाई को याद किया तो सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए, और वो भी सवारी के लिए, जिस बात को सुनकर कि अब लिवाई काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ डीमन बच्चे अब वहाँ पर आ चुके थे और वो ज़ेत्सु को बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं कि लड़कियों से कैसे बात करती है। वो उसे बोलती है कि उसे लिवाई से अपोलोजाइज करना होगा, लेकिन ज़ेत्सु उन बच्चों को स्क्विड ड्रिंक को दे देता है। वो बच्चे स्क्विड ड्रिंक को खाते हैं और उन लोगों को वो डिश काफी ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के पास उसे चखने के लिए निकल जाते हैं। और अब ज़ेत्सु भी लिवाई की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता, इसीलिए वो पूरी की पूरी स्क्विड लेकर डीमन कॉन्टिनेंट में निकल जाते हैं, जहाँ पर कि हम लोग एक डिमोनिक विलेज को देखते हैं। और वहाँ पर हर कोई डीमन काफी ज्यादा परेशान था, और जब से उन लोगों की ट्रेड ह्यूमन के साथ बंद हो रखी है, उनके पास ना ही तो कुछ खाने के लिए बचा है और ना ही तो उन लोगों के पास कोई पैसे बचे हैं, और ऊपर से एक स्क्विड उन लोगों को फिशिंग करने भी नहीं दे रही है। लेकिन तभी उन लोगों के विलेज में अब ज़ेत्सु, लिवाई और बाकी लोग अब वहाँ पर आ चुके थे। जैसे ही वो डीमन लोग उन लोगों को देखते हैं, वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि ज़ेत्सु ने अपने साथ एक स्क्विड को भी ले आया था, और यही वो स्क्विड थी जो कि उन डिमोनिक लोगों को फिशिंग करने को नहीं दे रही थी। और जैसे ही वो लोग उस चीज को देखते हैं, वो लोग सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इसीलिए रात के समय वो लोग पूरे विलेज में पार्टी करते हैं, और वो लोग लिवाई को अपना गॉड मानते थे, क्योंकि लिवाई सच में ही एक सरपेंट ऑफ गॉडेस थी। और इतने में एक डिमोनिक लड़का लिवाई के पास आता है और उसे कुछ स्क्विड को दे देता है। लेकिन तभी लिवाई बोलती है ये अच्छा होता अगर ये थोड़ा कच्चा होता, पर वो डिश पहले से ही काफी ज्यादा कच्ची थी। हम रूरी को देखते हैं जो कि सभी डीमन लोगों को स्क्विड ड्रिंक खिलाना शुरू करती है, और वहीं ज़ेत्सु स्क्विड ड्रिंक बनाना शुरू करता है। लेकिन तभी लिवाई ज़ेत्सु को बोलती है लगता है तुम काफी ज्यादा स्लो हो चुकी हो। इसीलिए ज़ेत्सु अपनी स्वॉर्ड का यूज करके 1 सेकंड में ही उस स्क्विड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और वो सभी डिमोनिक बच्चे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन तभी डिमोनिक कमांडर व्लाड इस चीज को दूर से देख लेता है। उसे लगता है कि जरूर विलेज में किसी ने आग लगा दी है, और लगता है कि जरूर ह्यूमन ने उन लोगों के विलेज पर इन्वेड कर दिया है। लेकिन तभी हम लिवाई और रूरी को देखते हैं। रूरी ने गलती से दारू को ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए अब लिवाई उसके पास आती है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर की रूरी लिवाई से बोलती है आखिरकार तुम ज़ेत्सु से कैसे मिली। और लिवाई उसे बताती है कि 5 साल पहले ज़ेत्सु ने उसके ओशन को बिना परमिशन क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ पर लिवाई आ गई, और जैसे उसने ज़ेत्सु को देखा तो उसने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, और तब से वो लोग साथ मिलकर रहने लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं था। दरअसल जब डीमन और ह्यूमंस के बीच वॉर हुई तो लिवाई भी काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, और वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन तभी ज़ेत्सु वहाँ पर आया और एक मुक्के में ही उसे शांत कर दिया। वो उसे ये भी बताती है कि ज़ेत्सु के पास काफी ज्यादा कमाल की पावर है, और यहाँ तक कि वो ह्यूमैनिटी का हीरो भी था। और तब जाकर रूरी को पता चलता है कि आखिरकार ज़ेत्सु लिवाई को और डिमोनिक कॉन्टिनेंट के किंग को आखिरकार कैसे जानता है, जिसे सुनकर के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जो ज़ेत्सु है वो इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रूरी उसे पूछती है क्या तुम्हें ज़ेत्सु पसंद है, लेकिन लिवाई ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, और वो उसे बताती है कि वो खुद एक डीमन है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी ह्यूमन के साथ शादी कर ले या फिर कुछ और भी कर ले। और वहीं हम लोग ज़ेत्सु को देखते हैं, और अब उसने फाइनली सभी के सभी स्क्विड ड्रिंक को बेच लिया था। लेकिन तभी हम लोग इस विलेज में देखते हैं डीमन कमांडर व्लाड जल्दी से वहाँ पर आ जाता है, और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। लेकिन बाद में जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो सिर्फ कुछ पार्टी हो रही है, जिस बात को देख कर के वो थोड़ा बहुत शांत तो हो ही चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और उसे कुछ स्क्विड ड्रिंक को ऑफर करते हैं, और वही हम लोग लिवाई और रूरी को देखते हैं जो कि समुद्र किनारे बैठ रही थी। लेकिन तभी लिवाई अपने मैजिक का यूज करके कुछ फिशेस को ट्रैप करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीछे से अचानक से वहाँ पर डिमोनिक कमांडर व्लाड भी अब वहाँ पर आ चुका था, और इतना काफी नहीं था कि ज़ेत्सु भी अब पीछे से वहाँ पर आ चुका था। और डिमोनिक कमांडर जैसे उसे देखता है वो पहचान चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि 5 साल पुराना हीरो है। भले ही ज़ेत्सु की बॉडी चेंज हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर का ऑरा अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, और जहाँ पर कि डिमोनिक कमांडर व्लाड रिवील करता है कि उन लोगों पर ह्यूमन लोगों ने काफी समय पहले अटैक कर दिया था। और जिस बात को सुनकर कि ज़ेत्सु भी थोड़ा बहुत शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और व्लाड उन लोगों को बताता है कि डीमन कमांडर डाइस की शादी आगे जाकर टेरेंस सिनीर नामक एक मर्चेंट से होने वाली है, लेकिन कोई भी डीमन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और जिस बात को सुनकर कि ज़ेत्सु अब सोच में पड़ चुका था कि आखिरकार डीमन लॉर्ड शादी क्यों कर रही है। व्लाड ज़ेत्सु को बोलता है दरअसल कुछ समय पहले कुछ ह्यूमंस ने हम लोगों पर अटैक कर दिया था। उन लोगों के पास डिमोनिक नाइट भी थे, और जाते जाते वो लोग अपने पीछे ह्यूमैनिटी का झंडा छोड़कर चले गए थे। इसीलिए हम लोगों को लगा कि ये अटैक ह्यूमन ने किया होगा। और तब हम लोगों के कैपिटल में स्नीर आया, और उसने डीमन लॉर्ड से नेगोशिएट किया कि आगे जाकर कोई भी वॉर होगी नहीं। और जिस बात को सुनकर के डीमन लॉर्ड भी मान चुकी थी, लेकिन बदले में उसे स्नीर से शादी
शादी करनी होगी। और तभी रूरी उन लोगों को बताती है कि जो स्नीर है वो काफी पावरफुल मर्चेंट है और यहाँ तक कि आधे ओशन का हिस्सा उसके ही अंडर आता है और डीमन और ह्यूमन लोगों के बीच में समझौता हो सके, इसलिए डेज द डीमन लॉर्ड अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। लेकिन ज़ेत्सु को इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। लेकिन तभी लीवाई को पता चलता है कि आखिरकार डेज इस चीज को क्यों कर रही है। दरअसल डीमन लॉर्ड ने 5 साल पहले ज़ेत्सु से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगी और इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए और डिमोनिक लोगों की रक्षा करने के लिए उसने स्नीर से शादी करने के लिए हाँ कर दी। और ज़ेत्सु इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए अब ज़ेत्सु और लीवाई डिमोनिक कैसल की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। साथ में रहकर उन लोगों को याद आता है कि 5 साल पहले उन लोगों ने डीमन लॉर्ड के कैसल पर अकेले अटैक कर दिया था। वो लोग साथ में कुछ बोल पाते लेकिन तभी कुछ वुल्फ मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुके थे और उन लोगों ने ज़ेत्सु और लीवाई को चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन तभी लीवाई अपने मैजिक का यूज करके उन लोगों को अपने वाटर स्लैश से फाइनली खत्म कर देती है और ज़ेत्सु भी अपनी स्वॉर्ड से अब उन लोगों को खत्म कर देता है। लेकिन तभी लीवाई ज़ेत्सु से बोलती है हमारा प्लान क्या है। ज़ेत्सु बताता है कि वो लोग उनकी एंगेजमेंट को तोड़ देंगे और मार मार कर स्नीर का भूत बना लेंगे, क्योंकि ज़ेत्सु को लगता है कि स्नीर जरूर इसके पीछे है, क्योंकि ह्यूमन लोग सोचते हैं कि डीमन लोग उन पर अटैक कर रहे हैं और डीमन लोग सोचते हैं कि ह्यूमन लोग उन पर अटैक कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ज़ेत्सु को इस बात पर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था कि स्नीर जरूर डिमोनिक नाइट्स और बाकी लोगों के बारे में तो जरूर जानता होगा, इसीलिए उन लोगों को जल्द से जल्द डिमोनिक लॉर्ड के कैसल तक पहुंचना ही होगा। इसीलिए वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि लीवाई को याद आता है कि 5 साल पहले उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, वो ओशन में बस सो रहती थी। लेकिन जब से उसकी मुलाकात ज़ेत्सु से हुई है तो उसने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड की जर्नी की है और अब उसे वर्ल्ड काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब वो लोग चलते चलते डीमन लॉर्ड के कैसल तक फाइनली पहुंच चुके थे और जहाँ पर कि हम लोग डीमन लॉर्ड डेज के पास्ट को देखते हैं। डीमन लॉर्ड डेज ने पहले ह्यूमैनिटी पर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात ज़ेत्सु से हुई और ज़ेत्सु ने मार मार कर उसे हरा लिया। लेकिन उसने उसे पूरा खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक प्रॉमिस लिया कि वो हमेशा ह्यूमैनिटी और डिमोनिक लोगों के बीच में शांति बनाए रखेगी और वादे के तौर पर उसने उसे एक ब्रोच को भी दिया। लेकिन जब डेज को पता चला कि ज़ेत्सु इस वर्ल्ड से कहीं गायब हो चुका था तो वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने ज़ेत्सु के प्रॉमिस को कभी भी ब्रेक नहीं किया। 5 साल तक सब कुछ शांति से चलता रहा, लेकिन 5 साल बाद डीमन लॉर्ड और ह्यूमैनिटी के बीच वापस से झगड़ा शुरू होने लगा और यहाँ तक कि वो ब्रोच जो कि ज़ेत्सु ने डेज को दिया था वो भी ब्रेक हो गया। डेज ने उस ब्रोच को व्लाड को दिया ताकि वो उसे वापस से प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन जैसे ही डेज वापस से अपने किंगडम में गई वहाँ पर उसकी डिमोनिक जनरल्स ने उसे बताया कि उन पर ह्यूमंस ने अटैक कर दिया है और डेज को तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उन लोगों ने ह्यूमंस पर अटैक नहीं किया, क्योंकि डेज ने ज़ेत्सु को पहले से ही प्रॉमिस दे रखा था। धीरे धीरे करके उन लोगों की ट्रेड भी खत्म होने लगी और डिमोनिक वर्ल्ड पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे आ चुका था और तब जाकर डेज की मुलाकात हुई टेरेंस समीर से। टेरेंस समीर उसके पास आया और उन लोगों को एक ऑफर दिया, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे डीमन लॉर्ड से शादी करनी है। और जब बाकी डीमंस को ये पता चला तो वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। लेकिन स्नीर के पास एक अजीब सा नेकलेस था, उसका नाम था नेकलेस ऑफ सर्वेंस और इसकी मदद से वो किसी को भी स्लेव बना सकता था। डेज बार बार स्नीर के ऑफर के बारे में सोचती रही, लेकिन कहीं न कहीं उसे ज़ेत्सु का प्रॉमिस भी याद आ रहा था और वो ह्यूमन लोगों पर कभी भी अटैक नहीं करेगी, क्योंकि उसने इस बारे में ज़ेत्सु को प्रॉमिस दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर व्लाड आता है और व्लाड उसे बोलता है डीमन लॉर्ड आप उसे एंगेजमेंट करने के लिए मना कर दो, लेकिन बेचारी डीमन लॉर्ड ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पाती। लेकिन तभी हम लोग टेरेंस स्नीर को देखती है और तभी वो किसी मिस्टीरियस मैन से मिलता है। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है और वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं डीमन लॉर्ड को अपना स्लेव बना लूंगा। और यही वो आदमी था जिसने की डीमन किंगडम पर और ह्यूमन किंगडम पर उन डिमोनिक नाइट्स से अटैक करवाया था। उन लोगों की शादी के दिन सभी के सभी डीमन काफी ज्यादा एंगर में थे। लेकिन तभी हम स्नीर को देखती है और अब डेज भी सेरेमनी के लिए आगे बढ़ना शुरू करती है और तभी स्नीर अपने पॉकेट में से उस नेकलेस को निकाल देता है। वो सभी डीमन लोगों को एक स्पीच देता है कि अब सिर्फ डीमन वर्ल्ड वो चलाएगा और बेचारी डेज कुछ भी कर नहीं पाती। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में से ज़ेत्सु बाहर निकलता है। ज़ेत्सु सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को नीचे गाड़ देता है और वो उसे बोलता है अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और वहीं रूरी और व्लाड भी डीमन कैसल में होते हुए धमाके को देख लेते हैं और स्नीर तो उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो चुका था, इसीलिए वो अपने गार्ड को बोलता है इसे खत्म कर दो। और अब स्नीर भी अपने आदमियों को ज़ेत्सु पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। हम स्नीर के आदमियों को देखते हैं, वो एक के बाद एक करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो ज़ेत्सु खत्म कर पाए। लेकिन तभी कहीं से वहाँ पर अब लीवाई आ चुकी थी। लीवाई उन लोगों पर अपने वाटर बॉल jutsu का यूज करके उन लोगों को खत्म कर देती है और डेज भी अब लीवाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। लेकिन तभी लीवाई उसे बोलती है वैसे तुम्हें कोई काली ड्रेस पहननी चाहिए थी। आगे हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एक अजीब सा डार्क में जब वहाँ पर उत्पन्न हो चुका था और तभी अब वो लीवाई पर अपने डार्क मना से अटैक कर देता है। लीवाई उस चीज को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाती और अब वो आदमी लीवाई को खत्म करने के लिए अपने मैजिक को समन कर देता है। लेकिन तभी अचानक से कहीं पर
वहाँ पर ज़ेत्सु आ चुका था। ज़ेत्सु अपनी तलवार से उसके अटैक को खत्म कर देता है। वो उसके पीछे आता है और उसे मुक्का मारकर उसे दूर कहीं फेंक लेता है। जब वो आदमी ज़ेत्सु को देखता है तो वो सच में ही काफी शॉक्ड हो चुका था। वो बोलता है, तुम्हारे रिटर्न की न्यूज सुनकर मेरे मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गए। आगे हम देखते हैं कि वो बंदा ज़ेत्सु पर अपने माना से अटैक करना शुरू कर लेता है, लेकिन तभी ज़ेत्सु भी अपनी वार का यूज करके और अपनी स्वॉर्ड का यूज करके एक के बाद एक करके उसकी वार को डॉज करा था। लेकिन तभी ज़ेत्सु उसके पीछे आकर उसे एक जोरदार लात को मार देता है। इतने में ही वो आदमी दीवार तोड़कर कहीं दूर भाग लेता है ताकि वो अपने मास्टर को ज़ेत्सु की आने की खबर दे पाए। उतने में हम ज़ेत्सु को देखती है, लेकिन तभी पीछे से डेज़ वहाँ पर आती है और डेज़ भी ज़ेत्सु को देखकर काफी खुश हो चुकी थी। लिवाई उन लोगों के रियूनियन को तोड़ते हुए बोलती है, क्यों ना हम थोड़ी जांच पड़ताल कर ले। वो लोग स्नीर के आदमियों को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि वो कोई रियल ह्यूमन नहीं थे, बल्कि उन लोगों को तो किसी ने डार्क माना का यूज करके बनाया था। और अब ज़ेत्सु को एहसास हो चुका था कि ये काम जरूर टोमा ने किया होगा। इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग सबसे पहले बीस्ट किंग रेगुलस से मिलने के लिए बीस्टमैन की कंट्री में जाने वाले हैं। कि तभी रूरी और व्लैड भी अब वहाँ पर आ चुके थे। रूरी दौड़ते दौड़ते ज़ेत्सु के पास आती है और उसे उस ब्रॉच को दे देती है। हम ज़ेत्सु को देखते हैं, वो डेज़ की ओर आगे बढ़ता है और अपने हाथों से उस ब्रॉच को उसे पहना देता है। अब वहाँ पर डिमोनिक नाइट्स भी आ चुके थे जो कि स्नीर को प्रिजन में बंद कर लेते हैं। और अब ज़ेत्सु और लिवाई डिमोनिक किंगडम से बाहर निकलने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। लेकिन तभी रूरी बोलती है, मैं यहीं पर रहने वाली हूँ क्योंकि डीमन लॉर्ड डेज़ ने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी है और मेरे लिए एक शॉप को भी ओपन कर लिया है। और अब रूरी भी इस बात को सुनकर काफी खुश हो चुकी थी। आगे हम ज़ेत्सु और लिवाई को देखते हैं जो कि वो अपनी जर्नी में और टोमा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम बीस्टमैन कंट्री में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम की शिरो था और सभी लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे और यहाँ तक कि वो सभी लोग उस लड़की को फ्री में काफी कुछ चीजें भी दे देते थे और बोलते हैं, डीमन हंटर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम की शिरो था। वो अपने घर की ओर आगे बढ़ती है और जहाँ पर कि वो अपनी छोटी बहन मोनो से मिलती है। हम लोगों को पता चलता है कि जो उसकी छोटी बहन है वो काफी ज्यादा बीमार है, लेकिन तभी शिरो उसे थोड़ी बहुत दवाई को दे देती है जिससे कि मोनो की तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक तो हो ही चुकी थी। लेकिन ये उसकी अब लास्ट टैबलेट है, यानी कि वो लोग काफी ज्यादा गरीब थे और उन लोगों के पास दवाई लेने के लिए बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं थे। शिरो मोनो को प्रॉमिस करती है, मोनो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लंबे सफर के बाद अब ज़ेत्सु और लिवाई भी बीस्टमैन कंट्री में पहुंच चुके थे और लिवाई ज़ेत्सु से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि वो 3 दिनों तक बस उसकी सवारी करा था। लेकिन तभी लिवाई उसे बोलती है, अब मैं तुम्हें अपनी सवारी करने नहीं दूंगी क्योंकि अब हम लोगों को शिप लेनी होगी। हम वापस से शिरो को देखते हैं जो कि एडवेंचर गिल्ड में जाती है जहाँ पर कि वो गिल्ड मास्टर कुरो से मिलती है और वो उसे थोड़ी बहुत पोशन को दे देती है ताकि वो अपनी बहन की प्रोडक्शन कर पाए और उसे हील कर पाए। लेकिन तभी कुरो जो कि गिल्ड मास्टर थी वो शिरो को बोलती है, मेरे लिए तुम्हारे पास एक मिशन है जिसके कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे खासे पैसे देने वाली हूँ और फिर तो तुम अपनी बहन को भी हील कर सकती हो। कुरो अपने जेब में से एक पोस्टर को निकालती है और वो पोस्टर किसी और का नहीं बल्कि ज़ेत्सु का था। वो शिरो को बोलती है, देखो ये एक असैसिनेशन मिशन है, अगर तुमने इस आदमी को खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत पैसे देने वाली हूँ। और अब शिरो भी ना चाहते हुए इस मिशन को एक्सेप्ट कर देती है। लेकिन तभी हम लोग ज़ेत्सु और लिवाई को देखते हैं, वो लोग भी उसी एडवेंचर गिल्ड में आ चुके थे ताकि वो लोग एक रात के लिए यहाँ पर रुक पाए। लेकिन तभी शिरो भी अब ज़ेत्सु को देख लेती है और प्लान करती है कि अब वो उसे खत्म कर देगी। रात के समय शिरो वापस से अपनी बहन के पास जाती है जहाँ पर कि वो देखती है कि अब उन लोगों के पास कोई भी दवाई नहीं बची। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके अब उस असैसिनेशन मिशन को पूरा कर लेगी। लेकिन तभी हम लोग ज़ेत्सु और लिवाई को देखते हैं जो कि एडवेंचर गिल्ड की इन में आराम से सो रहे थे। लेकिन तभी अचानक से शिरो भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो कुरो से ज़ेत्सु के रूम के चाबी को मांगती है और धीरे धीरे करके उसकी रूम की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेती है। वो अपने क्लॉक को ट्रांसफॉर्म करके एक बीस्टमैन में तब्दील हो चुकी थी और वो सीधे ही ज़ेत्सु पर अटैक कर देती है। लेकिन वहाँ तो ज़ेत्सु था ही नहीं क्योंकि उससे पहले ही उसके आने का एहसास हो चुका था। वो शिरो को लेकर बाहर जाता है जहाँ पर कि शिरो उस पर फायरबॉल जुत्सु का यूज कर देती है। लेकिन तभी ज़ेत्सु अपनी तलवार से उसे काट कर रख देता है और गुस्से में उसे बोलता है, लड़की तू पागल है क्या? और अब इतना कहने के बाद ज़ेत्सु उसे जोरदार चांटा मारता है जिससे कि वो सीधा ही नॉकडाउन हो चुकी थी। जैसे ही शिरो की आंखें खुलती है वो अपने आप को अपने ही घर के अंदर पाती है जहाँ पर कि वो देखती है कि उसके सामने तो ज़ेत्सु भी है। और शिरो ज़ेत्सु को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल समझना था कि आखिरकार ज़ेत्सु यहाँ पर कर क्या रहा है। शिरो ज़ेत्सु को बताती है कि उसकी बहन काफी ज्यादा बीमार थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे ज़ेत्सु पर अटैक करना पड़ा और ना ही तो उन लोगों के पास कोई भी मेडिसिन बची थी। लेकिन तभी ज़ेत्सु को इन चीजों के बारे में पहले से पता चुका था, इसीलिए वो आगे बढ़ता है और अपने मैजिक का यूज मोनो पर कर देता है। ज़ेत्सु को पता चलता है कि ये कोई बीमार
बीमारी नहीं है बल्कि ये तो एक कर्ज है। इसीलिए शिरो उसके पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरी बहन को बचा लो। लेकिन तभी हम ज़ेत्सु को देखते हैं और वो अचानक से अपनी ग्लूटनी स्वॉर्ड को वहाँ पर समन कर देता है और अब वो मोनो को ट्रीट करना भी शुरू कर लेता है। उसकी स्वॉर्ड पूरी की पूरी कर्ज एनर्जी को खाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी कहीं से कुरो भी अब उन लोगों के पीछे आ चुकी थी और वो ज़ेत्सु पर अटैक करने के लिए पीछे से कुनाई को फेंक लेती है। लेकिन तभी शिरो उसकी पीठ की ओर आती है और उस अटैक को अपनी ओर ले लेती है। लेकिन तभी लीवाई कुरो पर वाटर स्पेल का यूज करके उसे दूर कहीं फेंक लेती है और अब कुरो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उसे समझ आता कि आखिरकार एक सी गॉडेस एक ह्यूमन की प्रोटेक्शन क्यों कर रही है, इसीलिए वो उसे बुरा भला बोलना शुरू कर देती है। लेकिन तभी लीवाई भी अब अपनी पावर का यूज करके अब उस पर वार करना शुरू कर लेती है, जिससे कि अब वो लोग फाइनली कुरो को खत्म कर लेते हैं। लेकिन तभी अब वहाँ पर दौड़ते दौड़ते अब शिरो भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो कुरो को बोलती है, बड़ी बहन आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन कुरो उसे कुछ भी नहीं बोलती। वो बोलती है, टोमा को इस वर्ल्ड का गॉड बनना है ताकि वो सभी रेसेस को खत्म कर पाए, इसीलिए मैं उसको कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इससे पहले कि वो लोग कुरो को मार पाते, लेकिन तभी कुरो कहीं तो अचानक से टेलीपोर्ट हो चुकी थी। लेकिन तभी पीछे से अब ज़ेत्सु भी वहाँ पर आ चुका था और अब मोनो भी पूरी तरीके से कर्ज्ड फ्री हो चुकी थी। ज़ेत्सु को पता चलता है कि इन सभी के पीछे जरूर टोमा का हाथ होगा, इसीलिए वो जल्द से जल्द बीस्ट किंग रेगुलस से मिलने के लिए अपनी किश्ती में निकल जाता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन लोगों की मुलाकात शिरो और मोनो से होती है। शिरो और मोनो ज़ेत्सु को बोलते हैं, हम भी आप लोगों के साथ आपकी जर्नी पर आना चाहते हैं ताकि हम उस टोमा को खत्म कर पाए। और अब ज़ेत्सु भी ऐसा करने के लिए मान जाता है। हम पास्ट के सीन को देखते हैं और जहाँ पर ज़ेत्सु बीस्ट किंग रेगुलस की बेटी रोआ को ट्रेनिंग करना सिखा रहा था, लेकिन उस जमाने में रोआ को ज़ेत्सु बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं और अब सभी के सभी बीस्ट मैन को डीमन लोगों के बीच में और ह्यूमन के बीच में होने वाली वॉर के बारे में पहले से पता चुका था। उन लोगों का मानना अलग अलग था। कुछ लोगों का मानना था कि उन लोगों को डीमंस को खत्म करना चाहिए और कुछ लोगों का मानना था कि उन लोगों को ह्यूमंस को खत्म करना चाहिए। इसीलिए वो लोग आपस में ही झगड़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी अचानक से रोआ को किसी चीज का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो दौड़ते दौड़ते कहीं भाग जाती है। लेकिन तभी हम लोग ज़ेत्सु को देखते हैं और कोई भी बीस्ट कमांडर का नाइट उसे कैसल के अंदर घुसने नहीं देता। तभी रोआ भी अब वहाँ पर आ चुकी थी और वो सीधा ही ज़ेत्सु पर चढ़ जाती है। इतने में वो ज़ेत्सु पर क्लॉ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि वो ये देख पाए कि क्या ये सच में ही ज़ेत्सु है या फिर कोई और है। लेकिन तभी ज़ेत्सु उसे सीधा ही जमीन के ऊपर पटक देता है और अब रोआ भी ज़ेत्सु को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। लगता है तुम वही ज़ेत्सु हो। ज़ेत्सु आगे बढ़ता है जहाँ पर कि वो बीस्ट किंग रेगुलस से मिलता है, लेकिन तभी वो रेगुलस को देखकर उसे सीधा ही एक सुप्लेक्स मार देता है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं क्या कर लोगों को टोमा के बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से अब वहाँ पर रोगा द आर्मी कमांडर अब वहाँ पर आ चुका था और दरअसल में ये रोआ का फियांसे भी था। वो उसे बोलता है, हम लोग कभी भी ह्यूमन की हेल्प नहीं करेंगे। इसीलिए अब किंग रेगुलस डिसाइड करता है कि रोगा और ज़ेत्सु के बीच में एक ड्यूल होगा और जो कोई भी उसे जीतेगा रोआ उसे शादी करने वाली है। लेकिन तभी हम रात के समय रोआ को देखते हैं जो कि रोगा के पास जाती है और वो रोगा को बोलती है, रोगा तुम कभी भी ज़ेत्सु से जीत नहीं पाओगे क्योंकि ज़ेत्सु के पास काफी ज्यादा कमाल कमाल की पावर है। लेकिन तभी रोगा वहाँ पर उसे बोलता है, देखो मेरे पास एक मैजिकल टैटू है जो कि मुझे एक मेज ने दिया था, इसकी हेल्प से मैं कभी भी हारूंगा नहीं। अगला दिन शुरू होता है और ज़ेत्सु और रोगा एरिना में आते हैं ताकि वो लोग आपस में ड्यूल कर पाए। लेकिन तभी रोआ ज़ेत्सु के पास आती है और से मीठी मीठी बातें करना शुरू करती है, जिस चीज को देख कर कि रोगा को अब सच में ही काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उन दोनों के बीच की ड्यूल स्टार्ट हो चुकी थी। रोगा ज़ेत्सु पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ज़ेत्सु उसके पीछे आकर उसके वार को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी रोगा उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और ज़ेत्सु तो बार बार उसके अटैक को डॉज करता है। इतने में ही रोगा अब अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ चुका था। अचानक से हम रोगा को देखते हैं और अब उसका वो मैजिकल टैटू ग्लो करना शुरू करता है। अचानक से हम रोगा को देखते हैं, वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था और अब वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका था। और ज़ेत्सु को पता चलता है कि जरूर टोमा का दिया गया कर्ज मार्क है और अब रोगा अपने आपे से बाहर हो चुका था। वो ज़ेत्सु पर एक बीम को मार देता है जिससे कि ज़ेत्सु भी अब इंजर्ड हो चुका था। लेकिन मौका देखते ही लीवाई उसे उसकी स्वॉर्ड को दे देती है। उस कर्ज मैजिकल एनर्जी से अब रोगा की बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो चुका था। लेकिन तभी रोगा ज़ेत्सु की ओर आगे बढ़ता है। ज़ेत्सु उसके एक हाथ को काट डालता है, लेकिन वो वापस से रीजनरेट कर जाता है। तभी रोआ भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन तभी ज़ेत्सु से बोलता है, उसके पास मत जाना क्योंकि ये टोमा का दिया गया कर्ज है और अगर तुम उसके पास जाओगी तो ये कर्ज तुम्हें भी लग जाएगा। पर ज़ेत्सु को भी इस बात का पता चल चुका था कि जो कुछ भी ये कर रहा है ये रोगा कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि टोमा का
कर्ज और टोमा कंट्रोल करा है, क्योंकि ज़ेत्सु को टोमा के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पहले से ही काफी कुछ पता था। इसीलिए ज़ेत्सु रोगा की जान बचाने के लिए उस पर होली मैजिक करने का ट्राई करता है। वो अपने हाथ को खड़ा उठाता है ताकि वो कुछ चैंटिंग कर सके, लेकिन अचानक से एनवायरनमेंट पूरी तरीके से काला हो चुका था। वहाँ पर अचानक तरीके से कुछ कर्ज, मैजिकल एनर्जी और मिस्ट वहाँ पर छा चुकी थी, और यहाँ तक कि ज़ेत्सु तो कुछ भी सामने देख नहीं पाता। अचानक से हम देखते हैं कि रोगा का हेड कहीं डिसअपीयर हो चुका था, और वहाँ से कोई और नहीं बल्कि टोमा बाहर आता है। और जैसे ही टोमा ज़ेत्सु को देखता है वो काफी एक्साइटमेंट में आ चुका था। रोगा उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टोमा उसे बोलता है मैं तुझसे बातें नहीं कर रहा। टोमा ज़ेत्सु को बोलता है ज़ेत्सु मैं तुम्हें तुम्हारी मैजिकल पावर इस रोगा पर वेस्ट नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी ज़ेत्सु टोमा से बोलता है टोमा जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे बंद कर दो। लेकिन इस बात को सुनकर टोमा जोर जोर से हंसना शुरू करता है। वो उसे बोलता है ज़ेत्सु मुझे समझ नहीं आता कि तुम अपनी मैजिकल पावर को हमेशा ही दूसरों के लिए क्यों यूज करते हो, इसीलिए मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को खत्म कर दूंगा। जब सिर्फ और सिर्फ हम दोनों रहेंगे तब मैं तुमसे बैटल करूंगा और तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। पर सबसे पहले मुझे डिमोनिक किंगडम को खत्म करना होगा। और इससे पहले ज़ेत्सु से कुछ बातचीत कर पाता इतने में हम देखते हैं कि टोमा कहीं गायब हो चुका था और अब पूरा का पूरा मामला भी सुलझ चुका था। लेकिन अब ज़ेत्सु काफी ज्यादा सोच में पड़ चुका था, क्योंकि टोमा का नेक्स्ट टारगेट डिमोनिक किंगडम होने वाला है और उसके बाद वो सीधा ही ह्यूमन किंगडम पर अटैक कर देगा। रेगुलस ज़ेत्सु से माफी मांगता है कि उसने इस ड्यूल के लिए हाँ कर दिया था, क्योंकि उसे भी इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि रोगा के पास एक अजीब सा मैजिकल टैटू है जो कि उसे टोमा ने दिया था। ज़ेत्सु डिसाइड करता है कि वो टोमा को रोकने के लिए और डिमोनिक किंगडम को बचाने के लिए जल्द से जल्द वहाँ पर जाने वाला है। इतने में हम देखते हैं कि रेगुलस उसे बोलता है ज़ेत्सु तुम वहाँ पर जाओ और मेरी आर्मी भी कुछ दिनों के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएगी। और इतने में ही रोआ भी ज़ेत्सु के साथ आने के लिए हाँ कर लेती है। हम 10 साल पहले की कहानी देखते हैं जहाँ पर किंगडम रूइन ने हीरोज को समन करने का एक रिचुअल को परफॉर्म किया था। उनका वो रिचुअल सक्सेसफुल हो चुका था और इतने में हम देखते हैं कि ज़ेत्सु और टोमा किसी नई दुनिया से यहाँ पर इसेकाई हो चुके थे। लेकिन ज़ेत्सु को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसकी मर्जी के बगैर किसी ने उसे दूसरे वर्ल्ड में समन कर दिया था। लेकिन उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए ज़ेत्सु और टोमा को ना चाहते हुए भी हीरो बनने की ट्रेनिंग करनी पड़ी। ज़ेत्सु का बस एक ही मोटिव था कि उसे कैसे भी करके इस वर्ल्ड में पीस को लाना है। लेकिन टोमा थोड़ा वीक किस्म का आदमी था, वो हर चीज से काफी ज्यादा डरता था और ज़ेत्सु हमेशा उसे नई नई तरकीब और जिंदगी के बारे में सिखाता रहता था। एक दिन ज़ेत्सु टोमा से बोलता है टोमा मुझे इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? लेकिन टोमा काफी ज्यादा घबराया हुआ था, इसीलिए वो उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वो उसे बोलता है ज़ेत्सु एक दिन मैं जरूर काबिल बन के रहूंगा और तब मैं तुमसे आमना सामना करूंगा। और अब इतना कहने के बाद अब वो लोग अपने अपने रास्ते पर निकल चुके थे। हम ज़ेत्सु को देखते हैं जो कि अपने टीममेट्स के पास जाता है और अपनी नई जर्नी को शुरू कर देता है, लेकिन टोमा भी उसे दूर से देखता है। कुछ साल बाद अब टोमा भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था, वो इस किंगडम का नया हीरो बन चुका था और सभी के सभी नाइट्स और बाकी लोग उस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते थे, क्योंकि टोमा उन लोगों का कमांडर बन चुका था। एक मिशन के दौरान वो लोग एक टेंपल में जाते हैं जहाँ पर कि टोमा का आमना सामना कुछ डीमन लोगों से होता है। टोमा थोड़े और अंदर जाता है जहाँ पर कि उसकी मुलाकात एक स्टैचू से होती है, लेकिन स्टैचू के साइड में ही कुछ डिमोनिक लोग उसे रिक्वेस्ट करे थे। उन लोगों ने अब सरेंडर कर दिया था। वो लोग टोमा को बोलते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, लेकिन टोमा उन लोगों की जान को बख्शता नहीं और उन लोगों को भी खत्म कर देता है। लेकिन तभी उस स्टैचू में से एक अजीब सी आवाज आती है और वहाँ पर एक नेकलेस ग्लो करना शुरू करता है। अचानक से उस स्टैचू में से आवाज आती है टोमा क्या तुम्हें वापस से अपनी दुनिया में जाना है? टोमा को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हुआ क्या, इसीलिए वो उस नेकलेस को उठाकर वापस से अपने किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और रास्ते में वो अपने मरे हुए सबऑर्डिनेट्स को भी देखता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आखिरी नाइट आता है और वो टोमा को बोलता है मास्टर टोमा वॉर खत्म हो चुकी है क्योंकि सभी लीडर्स आज पीस ट्रीटी को साइन करने वाले हैं। लेकिन तभी हम लोग एक वैगन को देखती है जहाँ पर सभी लीडर के साथ वहाँ पर ज़ेत्सु भी था। वो लोग जल्दी से पीस ट्रीटी को साइन कर देते हैं और अब वॉर फाइनली खत्म हो चुकी थी और अब सभी के सभी लोग इस डिसीजन से काफी ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि वो ज़ेत्सु को अब अपना हीरो मानने लग गए थे। लेकिन तभी टोमा ज़ेत्सु के पास आता है और वो उसे बोलता है ज़ेत्सु मुझे घर जाने का रास्ता मिल चुका है। लेकिन तभी ज़ेत्सु से बोलता है टोमा मुझे ये वर्ड काफी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वापस घर नहीं जाऊंगा बल्कि अपनी आगे की जिंदगी यहीं पर बिताने वाला हूँ। टोमा इस बात को बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाता, इसीलिए वो रोना शुरू कर देता है। उसे उस प्रॉमिस की याद आती है जो कि ज़ेत्सु और उसने घर जाने के लिए किया था और अब ज़ेत्सु घर जाने से मना कर रहा है। टोमा इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम लोग उस नेकलेस को देखते हैं और अब उस नेकलेस की पावर टोमा पर काफी ज्यादा ही हावी हो चुकी थी। अचानक से हम देखते हैं कि जो टोमा होता है वो एकदम ईविल में कन्वर्ट हो चुका था, इसीलिए वो ज़ेत्सु पर अटैक करना शुरू कर देता है। बदले में ज़ेत्सु भी उसके अटैक को डॉज कर
रहा था, लेकिन तभी टोमा का एक अटैक ज़ेत्सु को लग चुका था। लेकिन ज़ेत्सु हार नहीं मानता। ज़ेत्सु भी अपनी स्वॉर्ड से उसके शोल्डर पर अटैक कर देता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ज़ेत्सु उस इंसिडेंट के बाद कहीं गायब हो चुका था। और गाइस, इसकी आगे की स्टोरी काफी ज्यादा ऑसम है। और अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो को हाइप कर देना, और जैसे इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरी हो जाएगी, मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा।